आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वो है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आपका डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिएगा। तो सबसे पहले अगर इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो बीच का जो सेंटर है उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, तभी क्या है कि अब अगर इसका हम लोग फार्मूला देखें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, माइक्रो से। ठीक है, अभी क्या है, इक्वल टू सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तभी क्या है आपका इक्वल टू, आप कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू क्या है आपका बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ ही कहलाएगा ना, तो बॉन्ड लेंथ कहला रहा है आपका। ठीक है, चलिए, अगर इसके ये हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया, ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। अगर यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की डाइपोल मोमेंट को हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डी, एक कैपिटल डी हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल डी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डीबे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीबे। कहीं कहीं डिबाई ऐसा करके BYE हम लोग बाई यूज करते हैं ना, तो डिबाई नहीं, डीबे साइंटिफिक नाम है तो कुछ तो कह नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो कैपिटल यूनिट हो गया वो कैपिटल डी में। अब 1 जो डीबे है वो जो है ना इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻18 ESU और सेंटीमीटर, और ये इक्वल होता है आपका 3.33 इंटू 10⁻13 कूलम्ब के, कितने के, 13 कूलम्ब मीटर के, कूलम्ब मीटर। ठीक है, अब सी से सेंटीमीटर नहीं समझ लीजिएगा, ये क्या है आपका कूलम्ब मीटर है, तो आप इसको कूलम्ब मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, कूलम्ब मीटर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, कूलम्ब मीटर, ये डेफिनेशन रहा, यूनिट रहा जो पूछा जाता है आपका। कभी कभी मतलब नीट में तो आराम से आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तब है कि इसका यूज क्या है, इस डाइपोल मोमेंट को जो हम लोग पढ़े हैं इसका यूज क्या है। चलते हैं आगे हम लोग। चलिए, हम लोग यूज देख रहे थे, तो जो यूज है आपका, जो पहला यूज है आपका, टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो पहला यूज है टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है ना तो उसका आप ज्योमेट्री जो है ना आप डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तभी क्या है हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री अब देखेंगे एग्जांपल से। अभी थ्योरी लिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। CO2 CS2 मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। क्या होता है ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर एज मतलब कह सकते हैं कि लीनियर एज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कितना हो जाएगा, 0। मतलब लीनियर है तो इसका तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर ही हो तभी आपका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। प्लेनर स्ट्रक्चर में भी रहता है, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसा है। ठीक है,
तब है कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हेल्प टू डिटरमाइन ओरिएंटेशन, ठीक है, हेल्प टू डिटरमाइन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो है हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसमें, इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन रिंग, ठीक है। चलिए, तब है इस ओरिएंटेशन से हमारा क्या मतलब तात्पर्य हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, क्या है, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर इज द एसिमेट्री, ग्रेटर एसिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्री आपका क्या है, ज़्यादा है, मतलब आपका ऑर्थो का जो है ना सबसे ज़्यादा रहेगा, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका आएगा, आपका मेटा का आएगा, और फिर किसका आएगा, पैरा का आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हमारा ओरिएंटेशन जो है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा, थ्योरी है। आगे जब हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आपका पूछा गया है कंपटीशन में, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो समझ में आ जाएगा आपको चीज़। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तब जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को डिफाइन करने में भी आपका डाइपोल मोमेंट का क्या है ना, बहुत ज़्यादा योगदान है। आप कह सकते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, सॉरी डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू क्या रहेगा आपका 100 रहेगा, इनटू क्या रहेगा 100 रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपका ये वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तब है कि बॉन्ड मोमेंट को जो है ना हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड मोमेंट को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट। अभी जब कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट का है, तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला है, आप रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट अंडर, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी देख चुके हैं, जहाँ आप वेक्टर का जो है ना ये पढ़ते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू μ1 μ2 और कॉस थीटा। सेम वैल्यू है, वहाँ पे क्या लिखा आप करते थे, वहाँ पे रिजल्टेंट मतलब वेक्टर 1 वेक्टर 2 का आप करके ये करते थे, यहाँ पे आपका ये है। तब यहाँ पे आप कंडीशन हो गया, चूंकि अब कॉस थीटा हो गया तो यहाँ पे कंडीशन हो गया कि अगर हमारा इफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। कि यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या, कॉस 0 मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है आपका, कॉस थीटा का वैल्यू नहीं, थीटा का वैल्यू अगर 0 है, थीटा का वैल्यू क्या है 0 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब आप इसको कर, यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, ऊपर में हम लोग मिटा के कर लेते हैं। तभी क्या है, यहाँ से जो रिजल्टेंट है वो कह सकते हैं कि रूट अंडर आपका μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर μ1 प्लस आपका क्या है μ2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो ये रूट हट गया, मतलब जो रिजल्टेंट है वो क्या है आपका μ1 प्लस क्या हो जाएगा μ2, डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू क्या है आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है। अगर यही थीटा का वैल्यू जो है ना, थीटा का जो वैल्यू है क्या कर दें, 180 डिग्री कर दें, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जब -1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, म्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर -2 μ1 μ2, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, -1। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, तभी क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट है वो μ1 माइनस क्या हो गया, μ2। समझ में आया। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है, मिनिमम रिजल्टेंट। कोई दिक्कत। तो ये रहा आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कुछ जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि यूज हम लोग क्या किए हैं। तब कुछ मिसलेनियस है जिसको कि हम लोग डायरेक्टली बस याद कर लेंगे, हमारा याद करने से भी हमारा क्या है, काम चल जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अगर ऑर्गेनिक की बात करें, आपका स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग सिस और ट्रांस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर करने में जो है ना, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैसे, तो जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा आपका, नॉन जीरो रहेगा। क्या रहेगा, नॉन जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा कब जीरो होगा, कब हमारा नॉन जीरो होगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब है नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है ना, लोकेशन सब्स्टिट्यूएंट्स का, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम कह सकते हैं कि टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है, इन एरोमेटिक कंपाउंड, इन एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप डाइपोल मोमेंट का जो है ना रिलेशन देख सकते हैं, 1 बटा क्या है आपका, बॉन्ड लेंथ। अब देखिए बॉन्ड लेंथ के साथ क्या है आपका, इनवर्स का रिलेशन है। तो बॉन्ड एनर्जी के साथ डायरेक्ट क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का इसका इनवर्स का है, बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी से इनवर्स का। तो अब है कि इसका रिलेशन पता चल गया। तो इसके पहले बॉन्ड ऑर्डर हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, स्टेबिलिटी वगैरह सब पढ़े थे, उन सब का रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि ये जो पोजीशन बतला रहा है और एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स का, और क्या स्टेबिलिटी होता है, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये 3 एग्जांपल है आपका, क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्या है आपका, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। इसको आप पैरा पोजीशन कहते हैं, तो इसको आप मेटा पोजीशन कहते हैं, तो इसको आप ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, क्या है आपका, पैरा पोजीशन। यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को प्रभाव को, ठीक है। तब है आप मेटा पोजीशन पे आइए। मेटा पोजीशन पे अब कितना है हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट में नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा ही होगा। क्यों, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 120 का। इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 180 का। तो मिनिमम हो गया आपका, जीरो हो गया। इसमें जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 का हो गया। कितना हो गया, 60 का। तो इसमें भी आपका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। देखिए सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, लेकिन पोजीशन अलग अलग होने के कारण आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे नॉन जीरो तो है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम ही हो। दोनों का वैल्यू सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तब क्या है कि एंगल कैसे इंक्रीज करेगा, मतलब आपका इसका वैल्यू इंक्रीज कैसे करेगा, तो कॉस
कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, समझ में आ रहा है। अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा, देखिए तो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज कब करता है, जब एंगल रिड्यूस करता है। क्या करता है, एंगल रिड्यूस करता है, मतलब 0 डिग्री पे 1 होता है आपका, और जैसे जैसे एंगल बढ़ते चला जाएगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। बायो वाले तो रट लीजिए, यहाँ पे इसको रट लीजिएगा, डायरेक्ट ही आएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं, कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए तभी क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। HCl का डाइपोल मोमेंट आपको देना है, जिसका कि डिस्टेंस दिया हुआ है, बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपका चार्ज भी दिया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट का तो सबसे पहले फॉर्मूला जो था क्या था आपका, चार्ज इनटू क्या था, बॉन्ड लेंथ। तो आपका यहाँ पे चार्ज है ना, चार्ज कितना है आपका, चार्ज तो दिया हुआ है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10। अब देखिए ये ESU में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ESU में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, अच्छा ESU में, तो ESU में भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं आपका कूलम में भी। अभी क्या है यहाँ पे इसी को ये एंगस्ट्रम में है, तो इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं, इसको मीटर में ना करके किस में करेंगे, सेंटीमीटर में कर देंगे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे देख लीजिए आपका 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो कह सकते हैं कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू, तो इतना एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.34 इंटू 10⁻⁸, ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेंटीमीटर में और क्या है, ESU में। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, सोचिए, कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻18, ठीक है। और तब यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारा कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 6.4 के लगभग में आएगा। तो 6.4 इंटू आप क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻18 ESU और सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। तब एक चीज़ और पूछा है आपको, क्या पूछा है, तो परसेंटेज जो है ना आपका आयनिक कैरेक्टर पूछा है। तो आप कह सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपका क्या है, ऑब्जर्व था, कितना था, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व हम लोग कितना किए हैं, ऑब्जर्व वैल्यू बटा क्या है आपका, थ्योरेटिकल और इंटू क्या होता है 100। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितना है आपका, अच्छा छूट गया क्या, ऑब्जर्व वैल्यू जो है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.08 D, ठीक है, 1.08 D दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्व दे दिया, कैलकुलेटेड हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे इधर कर लेते हैं। तब जो है आपका परसेंटेज जो आयनिक कैरेक्टर है वो कितना हो जाएगा, तो ऑब्जर्व है 1.08, ये डी में है, ठीक है, डीवे में है। आप ये इतना ध्यान रखिए, किस में है आपका, डीवे में। तो डीवे को आपको चेंज करना होगा ESU में, तो क्या है 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी जस्ट यूनिट हम लोग देखे थे। और ये 6.4 इंटू 10⁻⁻ क्या है 18 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये ऑलमोस्ट आपका 16.8% के लिए जो है ना वो लगभग आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका ये डाइपोल मोमेंट का रहा। कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, हम लोग एक ये देखते हैं कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, किस मॉलिक्यूल का आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। सबसे पहले जो है ना इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो किस तरह से आप इनका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये एरो आपका बतला रहा है कि ये चूंकि इनका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो आपका जो चार्ज जो शिफ्ट होगा वो इनकी ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये ऐसा ही है आपका 4 यहाँ पे, तो ऐसे करके F, ये ऐसे करके F, ये ऐसे F और ये ऐसे, ठीक है, 4 बॉन्ड के साथ आपका आ रहा है यहाँ पे। अगर SF की बात करें तो ये 4 तो बना ही रहा है आपका F F F F, लेकिन एक लोन पेयर भी है इसका, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये है XE, क्या है आपका XE, और ये F यहाँ से और ये ऐसे, ठीक है। और तब है आपका 2 लोन पेयर।
अब आप कहेंगे कि सर आप तो मान लेते हैं, जान रहे हैं, तब ना आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाएंगे, एक सी ऐसे 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 कर देंगे, एफ 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 और एफ कर देंगे। तो भाई ये जेनॉन है और जीनॉन का आपका लोन पेयर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया, तो बाकी 4 बचा ना, तो उसको दिखलाइएगा ना। तो उसको जैसे ही आप यहाँ से कीजिएगा तो अपने आप आपको ध्यान आएगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ये यहाँ से दूर करेगा और फिर एक यहाँ रखिएगा तो ये यहाँ से दूर करेगा। अल्टीमेटली आपका यही फिगर बनाना। तो देखिए करने से होगा, प्रयास करेंगे तभी होगा। ये नहीं कि हाँ हमको तो स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, आपका कैसे होगा? 1-2 बार प्रयास करेंगे अपने आप आ जाएगा। तब देखिए, तब आपका पूछ रहा है किसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, क्यों? ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट, तो इसका तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। जो सबसे आसान वाला है। इसका ये इधर खींच रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल आउट। तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? कितना होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन 0 तो होगा इतना हमको पता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री बना रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? आपका कैंसिल आउट कर दे रहा है, ठीक है। पावर कट हो गया, इसलिए आपको ये चांद दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, लाइट हमारा। चलिए, पावर कट हो गया तो एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा आपको लगे, तो इस पोर्शन का हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? ये डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो गया? 0। अब देखिए यहाँ पे ये इसको और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? आपका ये वाला कर रहा है। तो यहाँ भी रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का एक तरह से कह सकते हैं कि रिजल्टेंट, तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट क्या है? आपका 0, मतलब बैलेंस है। देखिए वेक्टर वाला जो आपको फिजिक्स में पढ़ता है ना, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। उसको याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हल्का समझ में आएगा। तब जो है आपका यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस फिगर की, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? आपका होगा, ठीक है। अब देखिए कितना होगा ये हमको नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमको और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, लेकिन ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये इसको कैंसिल आउट, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तिरछा मान लेते हैं सपोज, समझने के लिए आपको, तो ठीक है। थोड़ा सा लाइट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इधर से आपको, हाँ चलिए। तभी क्या है, ये इसको आपको हटा दे तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो लोन पेयर का है ना, एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे ये मोमेंट आपका डेवलप करेगा, जिसके कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। क्या होगा आपका? नॉन जीरो। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आपका जो है ना पूछा गया है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आपका कैसा होगा? तो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है ना, आप इस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये आपका, तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट क्या था? आपका 0, क्योंकि सेम टाइप का आपका एलिमेंट्स है। हाँ, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स अलग अलग होगा तो फिर ये नॉन जीरो होगा, मतलब नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग CH3 लगाते हैं, तब ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। चलिए उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तब है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे इसका, और ये H और ये क्या है? H, और तब ये है आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी लोन पेयर, और ये F है, और ये F है, और ये क्या है? देखिए चूंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये अपनी ओर लेके जाएगा, और ये क्या है? ये अपनी ओर लेके जाएगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है ज़्यादा किस में है? मैक्सिमम किस में होगा? तो ये इसमें होगा आपका। इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपका? नॉन जीरो कह सकते हैं। और इसमें भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका क्या कह सकते हैं? नॉन जीरो कह सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है आपका। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको कि आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? सब इधर अपोजिट, मतलब नाइट्रोजन से क्या जा रहे हैं? आपके दूर जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है आपका? ज़्यादा है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे रहा आपका डाइपोल मोमेंट का। और भी डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आया है। PYQ, हम लोग जब PYQ वाला सेक्शन लेके आएंगे तो उस वीडियो में हम लोग चर्चा करें। एक सेक्शन होगा हमारा, एक बॉन्डिंग के लिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक आपका होगा डाइपोल मोमेंट के लिए। क्योंकि अगर बात करें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे हमेशा पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ से ही पूछा जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वहाँ से ही पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ से भी, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। तो हम इसका अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ रहेगा, नीट के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, ठीक है। थैंक यू।